नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इक्विगेट सोशल के फाउंडर उदय शंकर प्रसाद जी से। दोस्तों, बता दें कि अक्सर वैसे ग्रामीण इलाके जिनमें ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे क्षेत्रों में जो ग्रामीण हैं वो अक्सर शुद्ध पेयजल के लिए तरसते रहते हैं और उनकी जो निर्भरता होती है वो अक्सर बड़े बड़े वाटर प्योरीफायर कंपनीज पे होती है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे आज के जो गेस्ट हैं, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, वो एक यूनिक इनोवेशन के साथ सामने आए हैं। हम जानेंगे इनसे कि क्या है वो सोल्यूशन और किस तरीके से ये इसके साथ एक स्टार्टअप के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं इक्विगेट सोशल के फाउंडर उदय शंकर प्रसाद जी से। तो उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, विषय को जो सही रूप में लाने की ज़रूरत थी वो आपने अच्छी शुरुआत की है। और पेयजल हमारे जीवन से जुड़ा एक बहुत अहम मुद्दा है और ये विश्व के सामने बड़ी चुनौती है, देश में और विदेश में। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार के कुछ कार्यक्रम इसके लिए फोकस किए गए हैं और उनको भारत सरकार ने विश्व में कहेंगे कि पहली बार इतना ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जा रहा है और भारत सरकार ने इस पर काफ़ी काम करने की इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ा अवसर है और इसमें स्टार्टअप्स को भी एक मौका मिल रहा है। मैं इसमें चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जो एक सामान्य व्यक्ति जिसको शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है और वो उनकी जानकारी इतनी ज़्यादा हो कि वो अपने आसपास के सहयोग से, अपने सिस्टम के सहयोग से वो घर में ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके और अपने परिवार को सुरक्षित रह सके। ये बड़ी चुनौती है। एक बात बताइए कि जहां आजकल के जो वाटर प्योरीफायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें बिजली खपत की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगते हैं इन वाटर प्योरीफायर्स को लंबे समय तक चलाने के लिए, और तो और बहुत सारे जो बाहरी कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, हमारा खर्च लग रहा है, मेंटेनेंस लग रहा है। तो क्या इन सब को रिमूव करते हुए आपने कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला है जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं? बिजली की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है और शुद्ध पेयजल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी हमारे आसपास जो वाटर कॉन्टामिनेशंस हैं उनको दूर करते हुए ये एश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो जल है वो शुद्ध है और पीने योग्य है। इसको थोड़ा सा तकनीकी विषय है और इसको मैं थोड़े बहुत सिंपल साधारण शब्दों में, सामान्य शब्दों में मैं कोशिश करूँगा बताने की। पेयजल में कई तरह की अशुद्धियाँ होती है। मुख्य रूप से इसको हम कहें कि कुछ जैविक अशुद्धियाँ होती है और कुछ रासायनिक अशुद्धियाँ होती है और कुछ खनिज होते हैं। ये खनिज हमारे पानी में आता रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और जो जैविक अशुद्धियाँ हैं वो हमारे आसपास के स्रोत से मिलती रहती हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमारा कुछ जो प्रयास है वो बिल्कुल अलग है अन्य स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं से, कि हम ये सबसे पहले पेयजल का विश्लेषण करते हैं और उसमें अशुद्धियों की, उसमें खनिजों की मुख्य रूप से पहचान करते हैं। तो ये आप किस तरीके से करते हैं? इसके लिए मैं लोगों को प्रशिक्षित करता हूं और वो अपने घर के आसपास के पेयजल की जांच करें और उनके लिए हम उनकी क्षमता वर्धन का काम करते हैं। और इसमें महिलाओं को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं कि महिलाएं पेयजल की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट देखें और उसके बाद वो पहचानें कि पेयजल में किस तरह की अशुद्धियाँ हैं और फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे लेते हैं। तो क्या जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, हर ग्रामीण इलाकों में आप वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देते हैं कि वो जो भी जल है, उनका ग्राउंड वाटर है, उसके बारे में वो देखे, उसके बारे में समझे कि क्या उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं और वो उसको समझ सके, या फिर आप ही के लोग जाते हैं और वहाँ पे उस ग्राउंड वाटर की जांच करते हैं? नहीं, मेरा प्रयास है कि जो स्थानीय व्यक्ति है, स्थानीय युवक हैं, युवतियां हैं जिन्होंने पढ़ाई की है और उनको नए अवसर की तलाश है, नए काम की तलाश है, मैं वैसे व्यक्तियों को पहचान करता हूं
और उसके लिए हमारे पास जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं और जो कुछ ग्राम स्तर पर काम करने वाले जो संस्थाएं हैं, उनसे मैं जुड़ करके वो ऐसे लोगों की पहचान करता हूं और फिर उनको मैं प्रशिक्षित करता हूं, क्योंकि ये प्रयास इतना बड़ा है कि मेरे अकेले से या मेरी संस्था के द्वारा नहीं संभव नहीं है। तो उनको प्रशिक्षण आप किस प्रकार से देते हैं? ये प्रशिक्षण मैं दोनों तरीके से देता हूँ, ऑनलाइन भी देता हूँ और फिर उसको जाकर के वहाँ पर ज़रूरत होती तो वहाँ भी जाकर मतलब आपकी टीम सिखाती है या आप खुद ही सिखाते हैं? मैं खुद ही सिखाता हूँ और मैं टीम को बना रहा हूँ। डेफिनेटली ये टीम ये आगे काम लेगी। तो क्या इस जांच के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है या फिर मतलब मैनुअल? नहीं, ये बिल्कुल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। जो सामान्य रूप से व्यक्ति पानी को पहचानता है कि पानी स्वादहीन होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, ये तो एक सामान्य व्यक्ति का अनुभव है या परिभाषा है पेयजल को पहचानने की। उससे आगे कि पेयजल में वास्तव में है क्या, किस तरह की अशुद्धियाँ हैं जो हमारे लिए हानिकारक है और कुछ अशुद्धियाँ ऐसी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी भी हो सकता है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि पेयजल एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन का भी सोर्स है और ये सारी अशुद्धियों को हमें हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी जो गाइडलाइन कहती है, जो मार्गदर्शिका कहती है कि आप जो बढ़ी हुई अशुद्धियाँ हैं सिर्फ उनको दूर करें, और उनको जब हम दूर करते हैं तो फिर हम उसके लिए हम लोगों को जांच के लिए जो टेस्टिंग किट होता है वो देते हैं और कुछ जांच को हम कोशिश करते हैं कि लेबोरेटरी के माध्यम से भी कंफर्म किया जाए। लेकिन ये है कि फील्ड टेस्टिंग किट से एक मोटे तौर पर एक अनुभव आ जाता है कि क्या क्या अशुद्धियाँ हैं जो कि व्यक्ति देख करके नहीं पहचान सकता है, उसे सूंघ कर नहीं पहचान सकता है, उसे पहचान नहीं सकता है कि इसमें क्या है। ये घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं और इनको हम दूर करते हैं इन युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देकर। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कुछ समय के बाद कि वो कर सकते हैं ये काम को बहुत आप इस पूरी प्रक्रिया को लाइन अप कैसे करते हैं? शुरुआत से लेकर लाइन अप करना और फिर एग्जीक्यूट करना अंत तक, ये पूरा प्रोसेस आप किस तरीके से करते हैं? अगर मैं अशुद्धियों की पहचान की बात करें तो जब मैंने पहला सबसे पहले तो क्षेत्र आप सिलेक्ट करते होंगे कि इस क्षेत्र में मुझे करना है, तो वो क्षेत्र सिलेक्शन कैसे हिंट आपने किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि अगर आप भारत सरकार के विभिन्न स्रोतों को देखें, जैसे एक स्रोत है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा। ये बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ी जानकारी वहाँ उपलब्ध है, लेकिन बहुत कम लोग उसको एक्सेस करते हैं और उसको देखते हैं। मैं मानता हूँ, और मैं उस डेटा को देखकर पहचान सकता हूँ कि देश के किस भाग में या राज्य के किस भाग में किस तरह की अशुद्धियाँ मुख्य रूप से है। जैसे अगर झारखंड की बात करें तो मैं बोलूँगा कि झारखंड के बहुत सारे जिलों में अत्यधिक लोहे की या लौह तत्व की उपलब्ध पाया जाता है पानी में। उसी तरह से कुछ भाग में आर्सेनिक की समस्या भी है, कुछ भाग में फ्लोराइड की समस्या भी है और कुछ भाग में नए और भी यूरेनियम जैसे भी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो ये जो डेटाबेस है गवर्नमेंट के डिफरेंट डेटाबेस है, उनको मैं देखता हूँ और उसके बाद मैं पहचानता हूँ कि इस ज़िले में इस क्षेत्र में ये समस्या है। और फिर उसके बाद पहला तो स्टेप ये हो गया, उसके बाद हम उनको वहाँ पर जो काम करने वाले हैं युवक युवतियाँ, उनकी पहचान करता हूँ कि वो क्या सिर्फ अर्बन सेक्टर्स में ही आपका ध्यान केंद्रित रहता है या रूरल सेक्टर्स में ही ध्यान केंद्रित रहता है या फिर दोनों में? अभी तो शुरुआत हमने ग्रामीण क्षेत्रों से की है। मतलब वैसे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे कंटामिनेशन है ग्राउंड लेवल वाटर का, गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के थ्रू, जो कि कोई भी देख सकता है। जी बिल्कुल देख सकता है। और उसके बाद का आपका स्टेप होता है कि आप वहां कर जो भी लोग होते हैं उनको लोकल संस्थानों के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं जिनको रोजगार की जरूरत है और जो रोजगार से अभी तक जुड़े नहीं है। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। उनको मैं प्रशिक्षण देता हूँ। तो आप उनसे कनेक्ट कैसे करते हैं, कैसे क्या आप अपने इक्विपमेंट्स ले जाते हैं वहाँ पे? मेरा जो अभी शेड्यूल है वो जो 15 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं देता हूँ उनको। हर दिन 1 घंटे 1.5 घंटे मैं क्लास लेता हूँ उनको ऑनलाइन के माध्यम से, जिससे कि उनको पेयजल के बारे में सामान्य जानकारी हो जाए कि पेयजल में होता क्या है और शुद्ध पेयजल हम किसे कह सकते हैं और उससे स्वास्थ्य से जुड़ी क्या क्या रिस्क हैं। जो रिस्क को मैं कहूँगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक हो सकती है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
तो ये पहचान, ये जब मैं उनको बता देता हूँ, उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं कि फिर वो फील्ड में जा कर के वो टेस्टिंग किट के माध्यम से वो हर एक घर में अपने आसपास, मैं उनको दूर जाने के लिए नहीं कहता हूँ, अपने आसपास में अपने गांव में जिस पानी को पीते हैं, जिस पानी से वो खाना बनाते हैं, उस पानी के स्रोत को टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं। कितना समय लग जाता है इस पानी के स्रोत को टेस्ट करने में? एक टेस्ट में मुझे लगता है 30 से 40 मिनट में वो टेस्ट कर लेती हैं लड़कियां, और ये बड़े आराम से वो कर लेती हैं। उसके लिए बोरिंग की भी जरूरत तो नहीं पड़ती होगी? जो भी ग्राउंड वाटर आ रहा है आप उसी को टेस्ट कर लेते हैं? मैं कोई नया स्रोत की जानकारी के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस पानी का परिवार उपयोग कर रहा है खाना बनाने के लिए और पीने के लिए, बस उसी पानी को वो टेस्ट करे, क्योंकि वही उनके लिए जीवन से जुड़ा हुआ है, और उससे ही उनके स्वास्थ्य के विभिन्न विषय जो रिस्क है और जो अच्छी जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती है, वो उसी से है, पेयजल से ही जुड़ा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पानी का वो उपयोग कर रहे हैं उसी पानी की हम जांच करें। तो ये जांच हो जाती है 30 से 40 मिनट में। उसके बाद उनको हम मोबाइल के माध्यम से, उनको मैं डिजिटल ट्रेनिंग कर देता हूँ कि वो डिजिटली सारे डेटा को अपलोड करते हैं हमारे पोर्टल पर, और मैं उस डेटा को मैं देख सकता हूँ। अपने वो लड़कियाँ अपने या लड़के जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उस डेटा को अपलोड करते हैं कि क्या जल में पेयजल में क्या पाया गया, और वो हम देख पाते हैं। और उसके बाद हमारे पास बहुत स्पष्ट एक चित्र आ जाता है कि इस क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं प्रीडोमिनेंट है, मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये जो ट्रेनिंग है, किट की टेस्टिंग वाली ट्रेनिंग है या फिर डिजिटल ट्रेनिंग है, ये सारी आप खुद ही प्रोवाइड करते हैं या आपके बिल्कुल पीछे? बिल्कुल, मैं ये हमारी जो स्टार्टअप है, ये काम का ये मुख्य रूप से मतलब आप पर्सनली प्रोवाइड करते हैं या आपके लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं? नहीं, मैं प्रोवाइड करता हूँ। मतलब हमारी संस्था के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। मैं उनको खरीद करके उनको भिजवा देता हूँ, हमारी संस्था के द्वारा भिजवा देता हूँ। ओके। और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, डिजिटल ट्रेनिंग हो गई या किट की टेस्टिंग हो गई, किट के द्वारा पेयजल की टेस्टिंग, तो उसको लेकर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आप, वो किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, कैसे प्रोवाइड करते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये मैं ग्रामीण स्तर के जो काम करने वाले संस्थाएं हैं उनसे जुड़, एक दिन का मतलब लगातार 15 दिनों का एक वर्कशॉप आप प्लान करते हैं? हाँ बिल्कुल। और उसमें लोगों को आप लेते हैं और फिर उनके प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद वो फील्ड में जाकर टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके डेटा अपलोड करते हैं। और उसके बाद मैं उनको ये भी बताता हूँ कि नेक्स्ट लास्ट स्टेप में कि आप उसको शुद्ध कैसे करें। अगर मान लीजिए कि पानी के में फ्लोराइड या आर्सेनिक की समस्या है, तो उस आर्सेनिक को हम कैसे दूर करें, जिसमें कि जो कन्वेंशनल मेथड है, जो सामान्य रूप से जो हम जानते हैं, उस मेथड से अलग ढंग से हम उसको दूर कर पाए। अब बात आती है आपके स्टार्टअप कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की। जो प्री वर्क था या जो इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले का जो काम था वो तो हो गया, अब उसके बाद वाला जो काम है वो कैसे होता है? हाँ, उसके बाद का ही काम सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी हम लोगों के जीवन में बदलाव हम ला सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट काम है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको वैसे तरीके बताएं जो कि कम दाम की हो, कम लागत की हो, जिसको हम आसानी से उपलब्ध करा सके, और हम उनको इतना इक्विप कर सके कि वो लगा भी सके, उनके गांव में घरों में जाकर के उनको इंस्टॉल भी कर सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जिन्होंने अगर मान लीजिए कि कुछ व्यक्तियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी रुचि होती है कि नहीं हम कुछ अपना करेंगे, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आप ऐसो इस तरह से पेयजल को फिर शुद्ध कर सकते हैं। और उसके लिए नई तकनीक, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि डेटा को हम देखते हैं, जो आपने डेटा अपलोड किया है उस डेटा को मैं देखता हूँ। उस डेटा के देखने से हमें ये पता चलता है कि ये इसमें क्या अशुद्धियाँ हैं और उसके बीच में क्या एसोसिएशन है। ये बहुत यूनिक बात है कि जब अशुद्धियों को पहचानना और उसके बाद उसके बीच का एसोसिएशन जानना, ये अगर हम कर लेते हैं सही, तो हमारा जो शुद्धिकरण का जो खर्च है या जो लागत आती है वो बहुत कम हो जाती है। यही हमारी यूएसपी है। उदय जी, अगर हम आपसे जानना चाहें कि जो इक्विगेट सोशल है, इक्विगेट सोशल का कंसेप्ट क्या है? अगर मुख्य तौर पर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन
इक्विगेट सोशल के अंतर्गत आप कर क्या रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों की समस्या को दूर कर रहे हैं, एक अगर ढांचा उसका देखा जाए? धन्यवाद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इक्विगेट जो है इसमें दो वर्ड है। एक तो जो मैं इंस्पायर हुआ हूँ वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि हर एक व्यक्ति की भागीदारी, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं उसे भी जो बेसिक मिनिमम, जो बेसिक मिनिमम सुविधाएं उनको अवश्य मिलनी चाहिए। एक तो ये इक्विटी की बात है, और जो गेट है दूसरा वर्ड वो अपॉर्चुनिटी को बताता है कि कैसे हम उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो जो मेरा मानना है कि पीने का पानी, शुद्ध साफ सुथरा शौचालय, व्यक्तिगत साफ सफाई, इस तरह से चीज़ें किसी व्यक्ति को प्रभावित ना करे और वो व्यक्ति कहीं पीछे ना रह जाए। तो इक्विगेट का मुख्य उद्देश्य है कि आप जो सुविधाएं हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, वो कैसे आप व्यक्ति को समाज के अंतिम श्रेणी में पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति क्या है, कोई एक उसको ऐसा हम दें। मशीन है या कोई ऐसा किट आपने डेवलप किया है जिसके माध्यम से आप इसको एक ढांचा प्रदान कर रहे हैं, एक शेप प्रदान कर रहे हैं, और वो किस तकनीक पे काम कर रहा है? इसमें तकनीक दो तीन है, अगर आप इसको ऐसे कहें देखा जाए। एक तो है कि डिजिटल जानकारी ये बढ़ती जा रही है, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। दूसरा है कि इसमें इसी से जुड़ा हुआ है कि इंटरनेट की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हर जगह देश में नहीं, उपलब्ध मैं है। जानना चाह रही हूँ कि आपका ये जो किट है ये एग्जैक्टली किस तकनीक पे काम कर रहा है, किस तरीके से या किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है? किट जैसे कि देखिए, जो भी ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन है उसको आप रिमूव करके और शुद्ध पेयजल इन ग्रामीणों को दे पा रहे हैं। जी जी, हम्म, तो इसके लिए मैंने कहा कि हमारे पास 3 स्टेप है। पहला जो कदम है वो है टेस्टिंग का, दूसरा है ट्रीटमेंट का, और तीसरा है ट्रेनिंग का। तो ये तीनों से हम अपनी हमारा जो अप्रोच है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये टेस्टिंग किट मैं नहीं बनाता हूँ, ये टेस्टिंग मैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि चूँकि इस विषय से जुड़ा हूँ मैं, और पिछले कई वर्षों में जो नवाचार आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उस नवाचार को मैं लोगों तक ला रहा हूँ। तो उनके लिए एक बाज़ार उपलब्ध करा रहा हूँ, और उससे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, और साथ साथ में कम दाम में तकनीकों का फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, और साथ साथ में जो नवाचार है वो लोगों तक पहुँच रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जो मुख्य काम है कि ये नवाचार लोगों तक पहुँचे। तो अगर हम आपके स्टार्टअप कंसेप्ट को एक शेप प्रोवाइड करें, तो शुरुआती दौर में आप गवर्नमेंट डेटा के थ्रू ये देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल वाटर का कंटेमिनेशन कहाँ पे है। सेकंड स्टेज में आप जो भी लोग हैं उस ग्रामीण क्षेत्र के जो कि रोज़गार से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, उनको आप रोज़गार से जोड़ने के लिए उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एक किट के माध्यम से कि किस तरीके से वो उसको रिमूव कर सकते हैं कंटामिनेशन। नहीं, उनको कैसे जांच कर सकते हैं, कैसे जांच कर सकते जी, हैं। थोड़ा और सा तीसरे चरण में आप उनको ये सिखा रहे हैं कि कैसे उसका शुद्धिकरण वो कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो इसके माध्यम से उन्हें एक रोजगार भी मिल जा रहा है आपके थ्रू, और साथ ही साथ वो अपने लिए शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था कर पा रहे हैं। जी हाँ जी, ये हमारे स्टार्टअप का मुख्य काम है कि मैं कैसे कम लागत में लोगों को शुद्ध पेयजल दिला सकूं, और साथ साथ में वहाँ पर रोजगार के नए अवसर हम पैदा कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो क्या आप उनको वो नेचुरल तरीके ही सिखा रहे हैं जिसके माध्यम से बिना किसी बिजली के उपयोग के या बिना किसी मेंटेनेंस के की सहायता लिए उस चीज़ को वो आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और जिस विषय पर मैं चाहता था उस विषय पर आप लेके आई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो फोकस है वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, NBS कहते हैं। और NBS के माध्यम से जो कुछ हमें बिजली की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है या बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है कई जगह। तो ये बात हो गई कि कैसे हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रमोट करें, कैसे उनको हम लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि पेयजल को हम शुद्ध कर सकें। तो और इसमें बिजली के बदले जो गुरुत्वाकर्षण जो है, जिसको कहते हैं ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के माध्यम से हमारा
जो है एक purification। एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं आपके माध्यम से कि अगर आर्सेनिक का कंटामिनेशन है या फिर और भी प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है तो किस तरीके से वो हो रहा है? उसके लिए पहला तो एक तो एनालिसिस हो गया, हमारा पेयजल का जो विश्लेषण है वो हम कर लेते हैं। उसके बाद जो सही मीडिया होना चाहिए उसके लिए वो हम चुनाव करते हैं कि सही मीडिया क्या होगा जो कि उसके साथ वो एक रिएक्ट करके एक ऐसे फॉर्म में आ जाए कि जो जो इम्प्योरिटीज हैं वो चिपक जाएं एक परत पर। एक बिल्कुल और बिल्कुल सेकंड शायद आपका सैंड प्यूरिफिकेशन। उसके बाद जो बहुत कॉमन तरीका है जिसको कहते हैं स्लो सैंड प्यूरिफिकेशन मेथड या फिल्ट्रेशन मेथड, उसके द्वारा सामान्य अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तो ये इस माध्यम से आप कई तरह की जो अशुद्धियाँ हैं जो जिनके लिए हम बिजली का उपयोग करते हैं, जिसके लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर रहे हैं। आपने टारगेट एरिया में या टारगेट फोकस में ग्रामीण क्षेत्रों को ही क्यों रखा, क्यों नहीं शहरी क्षेत्रों को? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक बड़ी कंपनियां पहुंच नहीं पा रही हैं या पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उसके लिए जो प्राइस है, उसके लिए जो कीमत है, वो शायद वो नहीं दे पाएंगे या देने में उन्हें काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। और मुझे मालूम है कि उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि शुद्ध पेयजल उनको चाहिए। शहरों में तो कई माध्यम से वो मिल जाता है, वो खरीद भी लेते हैं और प्यूरीफायर भी उनको इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर अभी कोई बड़ी कंपनियां शायद अभी नहीं पहुंच पा रही हैं। आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है उदय जी? इन सभी चीज़ों में आप किस तरीके से अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं स्टार्टअप के माध्यम से? हमारा रेवेन्यू का जो मुख्य रूप से स्रोत है या आय का जो स्रोत है, वो फाइनली जब एक प्यूरीफायर सेल होता है, कोई परिवार खरीदता है, तो उसी रेवेन्यू से उसी मार्जिन में हम अपने सारे खर्चे निकालते हैं। तो क्या एक नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर को मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए होते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लीटर्स खत्म हो जाने के बाद, क्या इसमें भी उस तरीके का कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ रही है? सामान्यतः नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट आता है। और ये मैं बताऊं कि मैंने जो देखा है वो 15 पैसे से भी कम 1 लीटर का शुद्ध करने का खर्च आता है। और ये बहुत कम खर्च होता है, जिसमें कि आप परिवार के लिए 15 से 20 लीटर रोज़ पानी आप निकाल सकती हैं, ज़्यादा भी निकाल सकती हैं। और इसमें कोई सालों साल आपका कोई मेंटेनेंस का खर्च नहीं होता। क्या जो आप प्रशिक्षण जो मीडिया है वो 3-4 सालों में शायद बदलने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि उसको बदलने की जरूरत पड़ी है। क्या जो प्रशिक्षण आप लोगों को देते हैं उस प्रशिक्षण के भी माध्यम से एक फीस या एक आय अर्जित हो पाती है स्टार्टअप को? नहीं, ये प्रशिक्षण के माध्यम से मैं बिल्कुल फीस नहीं लेता हूँ। ये प्रशिक्षण आप निःशुल्क देते हैं? निःशुल्क देते हैं, जिनसे कि जिनको ज़रूरत है वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ, तभी। तो आप ये जो किट या प्यूरिफायर आप सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, इसको आपने खुद बनाया है या किस तरीके से? किट या प्यूरिफायर जो है, ये प्यूरिफायर के बारे में मैं बता दूंगा कि ये जो नई तकनीक जो आ रही है, नए तकनीक जो रिसर्च के माध्यम से आ रहे हैं, विभिन्न IITs के द्वारा या फिर देश विदेश के विश्वविद्यालयों के द्वारा, उनको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टेक्निक ये जो टेस्टिंग का जो किट आपने बनाया है, ये आप टेस्टिंग का किट मैंने नहीं बनाया। टेस्टिंग का किट ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है। उसमें जो सही टेस्टिंग किट है, जो अच्छी क्वालिटी का टेस्टिंग किट है, उसका चुनाव मैं करता हूँ। और उसको बेचने से उसको मैं बिल्कुल नहीं, टेस्टिंग किट को मैं बेचता हूँ। मैं सिर्फ जो प्यूरीफायर होता है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट लगता है गाँव में, घरों में, उसको मैं सेल करता हूँ। अच्छा। और टेस्टिंग किट और ट्रेनिंग, फिल्ट्रेशन यूनिट से क्या संदर्भ हो पा रहा है? ये कि जब पेयजल को जब आपने टेस्ट कर लिया तो उसके बाद उसको शुद्ध करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक तरह का फ़िल्टर है जो कि बिना बिजली का चलता है। और इस बिना बिजली वाले फ़िल्टर को जब वो परिवार लगाता है तो कुछ राशि उनको देनी पड़ती है, जिसका जो फ़िल्टर का जो कॉस्ट आता है। तो ये फ़िल्टर आप खुद से बनवाते हैं या कहीं से बनवाते हैं? ये मैं खुद बनवाता हूँ। वो अपने डिज़ाइन हमारा है और उसमें लगातार मैं इम्प्रूव करता जाता हूँ कि ये कुछ आया, इस जानकारी के बेसिस के आधार पर मैं अपने फिल्टर को कैसे। अलग अलग कंटामिनेशन होते हैं, अलग अलग ग्राउंड लेवल
वाटर्स में जो कि अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, तो उन अलग अलग कंटामिनेशंस के हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करवाते हैं? बिल्कुल, यही हमारा अप्रोच है कि यही आपकी यूएसपी है? हाँ, कि अगर एक फिल्टर अगर सभी तरह के पानी के लिए दिया जाए, सभी तरह के जल के लिए दिया जाए, जो कि सामान्य सभी कंपनियां कर रही हैं, उससे मैं अलग हूँ। अब वो अप्रोच मैं उदय जी, फिलहाल में कितने लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने रोजगार से जोड़े रखा है आपके स्टार्टअप के माध्यम से? एक शुरुआत है और मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों में मैंने 150 व्यक्तियों को जरूर जो आपके रोजगार दिया है। स्टार्टअप के माध्यम से उन्हें किस 150 तरीके लोगों से को। एक आय मिल पा रही है, या वो आपके स्टार्टअप के माध्यम से कैसे आय अर्जित कर पा रहे हैं? एक आय का तो मुख्य स्रोत हो गया कि जब वो कोई युवा पेयजल का प्रशिक्षण कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक टेस्ट के कुछ पैसे मैं देता हूँ। उसकी एक राशि निर्धारित है और वो एक सामान्य खर्च है उसके, जो प्रतिदिन के, तो वो दिन में अगर 5-6 टेस्ट करता है तो बिल्कुल वो आराम से एक जो 300 से 400 रुपये वो अर्न कर लेते हैं। आपकी टीम में फिलहाल कितने लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं इस कंसेप्ट पे? हमारी टीम में 6 लोग हैं जो इसका काम में जुड़े हैं। क्या 6 के 6 एम्प्लॉयज हैं, या कुछ को फाउंडर्स हैं, या कैसे साथी संगी हैं? ये आप इसको ऐसे भी लग सकते हैं, या उसमें मेरे को फाउंडर भी हैं, हमारे जो साथ में हमारी जर्नी में जो लोग जुड़े थे वो लोग भी हैं, और कुछ लोगों को मैं हायर भी करता हूँ, उन लोगों को एज ए कॉन्ट्रैक्ट में मैं रखता हूँ। ये है नए स्टार्टअप के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे आजकल के लोगों को जो किसी भी एज ग्रुप में कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इस संबंध में याद करता हूँ कि जो पिछला स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली में हुआ था, और उसमें जो माननीय मंत्री जी का एक संदेश था, क्या आप स्टार्टअप के माध्यम से अमीरों की सेवा करना चाहते हैं? इन्होंने स्टार्टअप समाज के लिए, समुदाय के लिए बहुत बड़ी चुनौती दी कि क्या आप वैसा ही काम करना चाहते हैं जो हर व्यक्ति कर रहा है? क्या स्टार्टअप कोई समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, या फिर रेगुलर जो सामान्य रूप से व्यवसाय है उससे जुड़ रहा है? और मैं स्टार्टअप को यह संदेश देना चाहता हूँ कि स्टार्टअप किसी समस्या का समाधान ढूंढे, न कि किसी जो सामान्य, जो ऑलरेडी से समाधान निकाले हुए लोग हैं उनको सपोर्ट करें, और या अमीरों को सपोर्ट करें। तो जो भी गरीब लोग हैं या जो किसी समस्या का समाधान ढूंढने को लेकर अगर स्टार्टअप की शुरुआत की जाए तो वो ज़्यादा सरल होगा एंटरप्रेन्योर के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। उदय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारियां दी, स्टार्टअप खोलने की तरफ प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। थैंक यू सो मच।